मैकेनिक्स की मशीन वाले यूनिट की आज की क्लास में थोड़ा सा मैं सिलेबस भी दिखा दूंगा आपको कि हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं और उसके बाद हम लोग को अभी कौन कौन से टॉपिक पढ़ना बाकी है उस पर डिस्कशन करने के बाद आगे चलेंगे। आज की क्लास में जरा सिलेबस पर गौर करेंगे आप लोग कि हम लोग कहाँ कहाँ तक जा चुके हैं। फटाफट से देखेंगे कि ये सब हो चुका है कि नहीं। देखिए ये आप जो यूनिट पढ़ रहे हैं थोड़ा सा एक बार गौर कर लेते हैं कि आपने सिंपल लिफ्टिंग मशीन पढ़ लिया है, लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। उसके बाद आपने एप्लीकेशंस एंड एडवांटेजेस ये भी पढ़ लिया है ना। इसके पिछले क्लास में मैंने सेकंड लेक्चर ऑफ मशीन में आपने पढ़ा था कि एडवांटेज क्या होते हैं और ये क्या होता है एप्लीकेशंस। वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन ये सब भी पढ़ लिया है। याद आ रहा है सब कुछ। P इज इक्वल टू mw प्लस सी, वही लॉ ऑफ मशीन है। आइडियल मशीन क्या होती है? आइडियल मशीन का मतलब जिसमें कोई भी फ्रिक्शनल लॉस ना हो, एफिशिएंसी 100% हो। फ्रिक्शन इन मशीन क्या होता है आपने पढ़ लिया। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था आपने, जिसका फॉर्मूला हम लोग निकाले थे कि C/W को 0 कर दिया था हमने। एंड एफिशिएंसी ये भी आपने पढ़ लिया। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज और मैक्सिमम एफिशिएंसी दोनों आपने पढ़ा। रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल मशीन पढ़ लिया आपने, जो मशीन बाहर एफर्ट हटाने पे वापस अपनी स्थिति में चली जाती है, रिवर्सिबल, अदरवाइज इरिवर्सिबल है। उसके बाद आपने कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ये पढ़ा था कि नहीं। कब रिवर्स होती है मशीन? जब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लेस देन आउटपुट एनर्जी होता है। यही कंडीशन थी जिस पर मैंने जोर दिया था। वो कंडीशन है रिवर्सिबिलिटी की कि मशीन रिवर्स कब करेगी। इसी से एफिशिएंसी निकली थी 50% से ज्यादा, याद करिए। सिस्टम ऑफ पुलीज आपने पढ़ा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज, और यहीं तक आप पढ़ चुके हैं अभी तक, अगर आप गौर करें चीजों को ठीक से। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी, यानी इन पुलिस का आपने वेलोसिटी रेशियो निकाला था VR 2 to the power n 2 to the power n minus 1 2 to the और सीधे n, तीन अलग अलग सिस्टम ऑफ पुलिस का अलग अलग आया था मैकेनिकल एडवांटेज एंड VR। अब हमको देखना है लास्ट में जो आज हमको पढ़ना है वो यहां से पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है ना। क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हील एंड एक्सल। आपको व्हील एंड एक्सल जो मशीन होती है उसको पढ़ना है। उसके साथ आप वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, उसके बाद आप सिंपल स्क्रू जैक, विंच वर्म एंड वर्म व्हील, सिंगल एंड डबल विंच क्रैब, एक्सप्रेशन फॉर, इतना सारा मशीन है, एक आध मशीन हम लोग एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन फॉर देयर वेलोसिटी एंड फील्ड ऑफ देयर एप्लीकेशन, सिंपल प्रॉब्लम ऑन द अबव टॉपिक्स। यानी ये सारे टॉपिक आज या एक आध लेक्चर और में हम लोगों को क्लियर करना है। सिलेबस को ध्यान से रखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं और कितना हमारा छूट जा रहा है। आई होप थिंग्स आर क्वाइट क्लियर नाउ। ठीक है, आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले घिरनियों वाला, जैसे इसमें इतने सारे टॉपिक दिए तो लास्ट में लिखा है ना सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द अबव टॉपिक्स, इन टॉपिक्स पर सिंपल प्रॉब्लम। तो घिरनी तक मैं पढ़ा चुका हूं, यहां तक मैं आपको यहां से ऊपर तक का पढ़ा चुका हूं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगवा चुका हूं। लेकिन घिरनी वाला टॉपिक खत्म हुआ है तो कुछ न्यूमेरिकल्स उसके भी देख लेते हैं कि क्या कहता है वो। तो अब देखिए यहां पे बोला गया है सबसे पहले कि घिरनियों के दूसरे निकाय में 5 घिरनियां हैं, तो 2000 न्यूटन के भार को उठाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यदि घर्षण के कारण एक दिया हुआ बल उस भार का केवल 60% ही उठाता हो जो बिना घर्षण की स्थिति में उठाया जाता है, तो आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों से बोला गया है कि घिरनियों का दूसरा निकाय है। आप ये बता सकते हैं कि घिरनियों के दूसरे निकाय में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये आप बता सकते हैं कि सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलिस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों एक ही होता है, इसलिए पूछ रहा हूं। दोनों लगभग एक ही होता है। समझ में आ गई कि नहीं बात? अब देखिए इस केस में दूसरा निकाय है, तो आप जानते हैं इसके लिए जो फॉर्मूला होता है घिरनियों की संख्या के आधार पर। चलिए दूसरा निकाय से हम लोगों को बहुत यहां पर जरूरत भी नहीं है,
सिंपल, क्योंकि n बराबर 6, जितनी गिरनियां होती हैं उतना ही उसका वेलोसिटी रेशियो। जैसे 6 गिरनी लगी थी दूसरे निकाय में, तो हम लोगों का n बराबर 6 था, तो वेलोसिटी रेशियो भी 6 आया था। मतलब जितनी गिरनियां उतना वेलोसिटी रेशियो उसका आया था। याद कर लीजिएगा जरा। पहले वाले का था, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलीज में था क्या, 2 टू द पावर n। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलीज में क्या था, n, यानी जितनी घिरनी उस n की वैल्यू वहां रख दीजिए। मतलब अगर हमको 5 घिरनी फर्स्ट सिस्टम में लगा होता तो 2 टू द पावर 5 करके 32 होता वेलोसिटी रेशियो। अगर सेकंड सिस्टम में n पुलिस लगा है तो जितना गिरनियों की संख्या उतना ही वेलोसिटी रेशियो होगा। और थर्ड में था 2 टू द पावर n और -1। ये 3 तरह की अरेंजमेंट थी किसका, पुलिस का। ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा तीनों का तीनों, पहले भी डिराइव किया। तो इसमें बोला है कि दूसरा निकाय, यानी n बराबर इसमें 5 दिया हुआ है और W बोल रहा है कि 2000 न्यूटन का लोड उठाना है, तो कितना बल की आवश्यकता होगी निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले एक यदि बात बोला है कि यदि घर्षण के कारण एक दिया हुआ बल उस बल का केवल 60% ही उठाता हो, जो बिना घर्षण की स्थिति में, यानी मशीन में यदि घर्षण को कंसीडर किया जाए, माना जाए, तो 60% ही बल मशीन उठा पाएगी जो बिना घर्षण। यानी असल में ये कह रहा है कि मशीन की इफिशियंसी 60% है। यानी ये कह रहा है कि बिना घर्षण की स्थिति में, बिना फ्रिक्शन की स्थिति में मशीन अगर 100 उठाती है तो घर्षण की स्थिति में वो 60 ही उठाएगी। वो ये कह रहा है 60% ही उठा पाएगी, यानी फ्रिक्शनल लॉस 40% है। ये यहां बताने का कोशिश किया गया। पहली बात कि यहां पर हम लोगों को सोल्यूशन में दिया क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि घिरनियों की संख्या n बराबर 5 है। जो लोड W उठाया जाना है वो कितना हम लोग का 2000 न्यूटन का लोड उठाया जाना है। हम लोग से पूछ रहा है कितना बल लगाना पड़ेगा। P बराबर क्या होगा, क्या होगा P बराबर, कब एक बार ये माने कि फ्रिक्शनलेस है और दूसरा फ्रिक्शनल है, दोनों केस बोला गया है यहाँ पे। पहला कितना बल की आवश्यकता होगी, फिर बोल रहा है यदि घर्षण के कारण एक दिया हुआ बल उस भार का 60% उठाता है जो बिना घर्षण की स्थिति में उठाया जाता है, तो आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। आंसर भी हमारे सामने 2 दे रखे हैं। जाहिर सी बात है बिना घर्षण की स्थिति में आपको कम बल लगाना पड़ेगा और घर्षण की स्थिति में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या होता है, इसका मतलब सिंपल है क्या, कि हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलिज, फॉर सेकेंड सिस्टम ऑफ पुलिज, सिस्टम ऑफ पुलिस क्या, n बराबर यदि, चूंकि n बराबर क्या है 5 है, इसलिए VR वेलोसिटी रेशियो भी क्या होगा, तो वो भी n के बराबर होता है, यानी 5 ही होगा। यानी इस मशीन का वेलोसिटी रेशियो 5 होगा। क्लियर है। अब आइडियल कंडीशन के लिए और एक चीज हम लोग और जानते हैं कि एफिशिएंसी बराबर होता है वी नो, हम जानते हैं वी नो, यानी हम जानते हैं कि इफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है। मैकेनिकल एडवांटेज इनटू अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जगह पे मैं W/P रखा हूं और वेलोसिटी रेशियो नीचे है जी। अब ये फॉर्मूला है कब की केस में, किसी भी केस में ये लागू फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ये पहले से भी कई बार यूज कर चुका हूं। अब ऐसी स्थिति में आइडियल मशीन हो, यदि आइडियल हो विदाउट फ्रिक्शनल लॉस, आइडियल मशीन, तो इस इफिशियंसी बराबर 1 या 100% माना जाता है। तो ऐसे केस में यहां रखेंगे 1 बराबर W का वैल्यू बोला है कि 2000 उठाना है हम लोगों को, 2000 और डिवाइडेड बाई P हमको पता करना है कितना बल लगेगा। वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू 5 हम लोग ले चुके हैं। यानी ऐसी स्थिति में हम लोग का P का वैल्यू क्या होगा, इधर करेंगे, बाकी देखना है। तो P बराबर यहां से आ जाएगा 2000/5 यानी 400 न्यूटन। ये पहला आंसर हम लोग का आ जाता है। अब हम लोग फॉर कर दें यहां पे, फॉर रियल मशीन या रियल कंडीशन, जो कि रियल कंडीशन होती है, उस बेसिस पर क्या होगा, तो एफिशिएंसी बराबर दे रखा है 0.6, एफिशिएंसी बराबर दे रखा है 0.6 यानी 60%, ये दे रखा है। ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया है कि 60% ही उठा पाएगा जब फ्रिक्शन होगा।
तो अब रखेंगे 0.6 यानी 60% या 0.6 पर, कभी भी न्यूमेरिकल में परसेंटेज में नहीं रखा जाता है। तो 0.6 इंटू डब्ल्यू, अब उठाना वही है 2000, प्रयास कितना लगाना पड़ेगा यही पूछा है, और यहां पर वैल्यू है वेलोसिटी रेशियो की 5, जो कि बदलने वाला नहीं। पी का वैल्यू अब की निकालेंगे तो ये 0.6 नीचे जाएगा, 5 का 30 यानी 2000/3, जो कि आएगा 667 कुछ आएगा 666 आएगा, 666.67, ये वैल्यू आपकी आएगी 666 आएगी। तो इतना न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा यदि फ्रिक्शन वाली कंडीशन हो तो आप इसको पूरा अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन को, कि सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस से एक क्वेश्चन हमको अगर ऐसा आता है तो हम लोग कर लेंगे। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो सिंपल किसी भी लिफ्टिंग मशीन के लिए है, ये बदलेगा नहीं, लिफ्टिंग मशीन कोई भी हो। फिलहाल हम लोग गिरने की बात कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं बात को, जल्दी बताइए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4 भारहीन घिरनियां, यानी 4 हैं, ठीक है ना, भारहीन का मतलब होता है कि जिनमें कोई वेट ना हो, ऐसी घिरनी है, ठीक है ना, घिरनियों की तृतीय पद्धति में लगी हैं, तो फिर वो भार उठाने के लिए कितना आयास लगाना, पी का वैल्यू फिर पूछा है। सिंपल सॉल्यूशन जो अभी किए हैं, और हम लोगों को कंडीशन जब तक देना तब तक आइडियल ही मानना है, यानी एन का वैल्यू आपको सॉरी जो ईटा की वैल्यू है, जो एफिशिएंसी है, उसको 100% ही मानना है। तो आइडियल और प्रैक्टिकल कंडीशन में बस इतना है कि जब भी क्वेश्चन में अगर आइडियल बोला है या कुछ नहीं बोला है तो आप एफिशिएंसी को 100% मान के ही काम करिए, और यदि आपको बोल दिया गया है कि इतना परसेंट एफिशिएंसी है तब वो मान के काम करिए, ये दिया रहेगा। अभी हमको कोई भी एफिशिएंसी पे बात नहीं किया है, ये यानी कि जो भी आउटपुट इनपुट होगा वो प्रॉपर पूरी एनर्जी मिलेगी, जो कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन दे दिया तो बस एन ईटा की वैल्यू चेंज करनी है आपको। 4 भारहीन घिरनियां हैं, यानी हम लोग को दिया गया है गिवन कि n बराबर 4 घिरनियां यहां लगी, तृतीय पद्धति में लगी हैं, तो लोड कितना उठाना है, W, लोड जो उठाना है वो दिया है 1050 न्यूटन। भार को कह रहा है कि भार को उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, P बराबर क्या होगा हम लोग का, सिंपल है। तृतीय पद्धति में फॉर थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस, फॉर थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस यानी घिरनियों के तृतीय निकाय के लिए, घिरनियों के तृतीय निकाय के लिए हम लोग जानते हैं कि VR का वैल्यू होता है क्या, बताइए, 2 to the power n -1, वेयर n इज इक्वल टू 4 घिरनियां, यानी n बराबर 4 है, तो 2 to the power 4 -1 दैट इज इक्वल टू 15। सही है ना, बताइए, क्लियर है सभी को। यानी ये आपका यहां पे चल रहा है कि VR जो है मतलब 15 है, इसलिए अब हम लोग लिखते हैं कि वी नो, यानी चूंकि यहां पे हम लोग लिख देते हैं ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, W/P इंटू V इंटू R, यही होता है ईटा इज इक्वल टू। तो बाकी रख देते हैं। अब एज्यूमिंग, हम यहां मान लेते हैं, हमको कुछ नहीं बोला गया, तो एज्यूमिंग ईटा इज इक्वल टू 100% बराबर 1 ले लेंगे, तो यहां रखते हैं 1 बराबर हो जाएगा W 1050 उठाना है हम लोगों को, डिवाइडेड बाई प्रयास कितना लगाना पड़ेगा, VR जो है आपका 15। सिंपल कंडीशन है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। P इज इक्वल टू 1050 बटा 15 कितना आ रहा है, 15 × 7 = 105, 70 न्यूटन आंसर आपका आ रहा है। क्लियर है, 70 न्यूटन आपका आंसर आ रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक है ना। तो सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो इस पर आते हैं वही हम लोग कर रहे हैं, बस हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किस पुली के लिए कौन सा लगना है, ठीक है ना। आगे कह रहा है घिरनियों के तीसरे निकाय में यदि 7 घिरनियां और कोई बल न लगाया जाए तो निकाय कितना भार संहार सकता है, यदि प्रत्येक घिरनी का भार 30 न्यूटन है। अच्छा, प्रत्येक घिरनी का भार 30 न्यूटन है, इस पर हमने फॉर्मूला आपको बताया नहीं था, बताइए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया है आप किसी किताब में, लेकिन मेरे हिसाब से इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि घिरनियों का भार जो है ये 30 न्यूटन वाला, ये क्वेश्चन मैं नहीं, मतलब इसको इस टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया हूं, क्योंकि बिल्कुल आउटडेटेड है, घिरनियों का वेट लगभग नगण्य होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर कर देते हैं
मतलब जरूरत नहीं है इसकी। देखो मैं कहने को इसको बता सकता हूं, लेकिन इसका कंसेप्ट मैंने एक पहले घिरनी के निकाय में बताया था ना कि घिरनियों को वेट को भी कंसीडर किया जा सकता है। तो ये कहीं पर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए बाकी में एक चीज देखिएगा, नोटिस करिएगा, ये यूपीबीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके आगे लिखा है। इसके पहले वाले में जो ये वाला क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका कहीं आया नहीं हुआ है, आपके एक्सरसाइज में दे देता है प्रैक्टिस के लिए, चूंकि बुक है। ये आपके एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, ना तो कंसेप्ट में भी, क्योंकि बस फार्मूला बेस्ड है, लेकिन फार्मूला में बताया नहीं, तो इसलिए इसको अवॉइड कर दीजिए इस क्वेश्चन। अगला कह रहा है घिरनियों के एक घिरनी तंत्र में 6 घिरनियां हैं और एक ही डोरी सभी घिरनियों के ऊपर होकर जाती है। मतलब यदि दक्षता 60% हो तो 400 न्यूटन के प्रयास से कितना भार उठाया जा सकेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, एक ही डोरी सभी घिरनियों पर होकर जाती है। आप बता सकते हैं ये किस तंत्र की घिरनियां हैं। पहले तो यही क्वेश्चन हो गया कि ये कौन से तंत्र में लगा हुआ घिरनी है, मतलब घिरनियों के कौन से सिस्टम में ये लगा हुआ है ऐसे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कई घिरनियां, देखिए सारे जो फर्स्ट वाला था उसमें एक घिरनी की एक डोरी थी, एक घिरनी की एक डोरी थी, ऐसा था फर्स्ट वाले में। थर्ड वाले में एक बीम थी, नीचे वेट लटका था, उसमें भी हर घिरनी की अलग अलग डोरी थी। केवल सेकंड वाला ऐसा था जिसमें ऐसे एक ही रस्सी लपेटते हुए सबको लपेटते लपेटते जाती, यानी एक ही रस्सी सभी घिरनियों के लिए कॉमन था। तो ये जो कंडीशन बताया है, एक ही डोरी सभी घिरनियों के ऊपर होकर जाती है, एच पर गिवन कंडीशन, यानी दिए गए शर्त के अनुसार इट इज सेकंड सिस्टम ऑफ पुलीज, या मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं सेकंड सिस्टम ऑफ पुलीज, यानी ये घिरनियों का कौन सा निकाय है, द्वितीय निकाय है, सेकंड सिस्टम ऑफ पुलीज है। और इसमें दिया हुआ है कि 6 घिरनियां, n बराबर दे रखा है, n बराबर दे रखा है 6 घिरनियों की संख्या। कह रहा है कि यदि दक्षता 60% हो, यानी ईटा बराबर दे रखा है 60%, या जिसको हम लोग कह सकते हैं 0.6, तो 400 न्यूटन के प्रयास से कितना भार उठाया जा सकेगा। सिंपल है कि यानी प्रयास बोला है 400 न्यूटन। वी नो क्या, चूंकि हम लोग जानते हैं कि ईटा बराबर फॉर्मूला वही W/P इंटू VR, और VR चूंकि ईटा बराबर 6, n बराबर 6 है, तो VR भी 6 होगा। यही कंडीशन थी किसकी, सेकंड सिस्टम ऑफ पुलिस की, जितना घिरनी उतना उसका वेलोसिटी रेशियो। सारा वैल्यू रख देते हैं, 0.6 इज इक्वल टू W/P बराबर है 400 गुणा VR है 6, यही ना है पूरा। यानी यहां से W बराबर यदि ले लें हम लोग तो 0.6 इंटू 6 इंटू 400, तो आपका ये कितना आ जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाक से। बड़ी दिक्कत है, कैलकुलेटर कहाँ चला, चलिए फोन से ही कर लेते हैं। चौदह सौ चालीस न्यूटन, 1440 न्यूटन, ये आपका क्या है, इसका सॉल्यूशन। क्लियर है आपको। तो यहां तक न्यूमेरिकल हम लोग का था वो खत्म हो जाता है। अब एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुलीज, यानी वेस्टर्न की व्यासांतरी घिरनी। ये भी एक तरह की सिंपल लिफ्टिंग मशीन है और इसका भी वही काम है जो बाकी घिरनियों का या बाकी लिफ्टिंग मशीन का होता था। हर लिफ्टिंग मशीन की सब तो लोड उठा रहा है, तो जहां जिसकी जरूरत होती वहां उसको लगा दिया जाता है, जहां पर जो सुटेबल होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये भी एक सिस्टम है लोड उठाने का, जिसमें लोड नीचे अगर लटकाया जाए तो इस तरह से सिस्टम बना है। अभी मैं समझाता हूं इसको कि ये कैसे लोड को उठाता है, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि ऊपर एक बड़ी घिरनी लगी रहती है, पहले पीछे। इसका आप 3D डायग्राम गूगल पे चाहें तो ये नाम डाल करके देख सकते हैं। पीछे एक बड़ी घिरनी है और उसके आगे, जैसे होता है ना कि एक चक्का दूसरा चक्का, आगे पीछे कई चक्के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बड़ा चक्का है, उसके आगे एक छोटा चक्का है। पहले बड़े चक्के पे एक रस्सी लपेटी गई है और वही रस्सी छोटे चक्के पे भी लपेट करके नीचे भार से कनेक्टेड है। देखिए कैसे, यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पे बड़े चक्के पे रस्सी लपेटी गई है, यही रस्सी ऊपर होते हुए यहां पे सीधे चली गई वेट वाली घिरनी को, यहां पकड़ करके एक ही, कहीं इसका खाली सिरा नहीं,
यानी ये रस्सी राउंड राउंड लगा करके इस बड़े वाले पर फिर छोटे वाले पर टिकी हुई है, और नीचे इस वाली घिरनी से एक डब्लो वेट लटका हुआ है। तो अब यहीं से अगर आप बताइए इसको पकड़ के, इस रस्सी को पकड़ के मैं इधर से खींचूं तो क्या होगा? तो कहेंगे सर आप इसको जब खींचेंगे तो ये घिरनी तो ऐसे घूमेगी, बड़ी वाली घिरनी घूमेगी और इस पर से रस्सी आगे आएगा, छोटी वाली घिरनी पर लपेटा जाएगा। मतलब जब हम इसको इधर से खींचेंगे ऐसे इस तरीके से, तो इस पर से तो रस्सी ऊपर आएगी, मतलब ये भार डब्लू ये वाली घिरनी को ऊपर खींच रहे हैं हम। नहीं समझे आप बात? हम जब इस रस्सी ऊपर उठेगी, लेकिन फिर से इस पर लपेटा के जब इस पर चढ़ेगी तो फिर नीचे उतर जाएगी। अब चूंकि ये बड़ा पहिया है तो ये ज्यादा मतलब रस्सी ज्यादा खुलेगी और लपेटाएगी कम, यानी कि हम इधर रस्सी ज्यादा खींचेंगे ज्यादा, और इधर रस्सी उतना ज्यादा नहीं लपेटा पाएगी, यानी ये उतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा जितना ज्यादा ये ऊपर आ जाएगा। रस्सी को हम खींचेंगे तो ये ऊपर ज्यादा आएगा नीचे, क्योंकि ये खींचने वाला बड़ा है और छोड़ने वाला कम है। मान लो ये 4 खींच रहा है तो ये 2 ही छोड़ेगा, तो इफेक्टिवली 2 हम लोग का ऊपर उड़ जाता है। तो इसी को कहते हैं व्यासांतरी, यानी डिफरेंशियल। व्यासों में अंतर के आधार पर अगर दोनों के व्यास बराबर कर दी जाए इस घिरनी के, जैसे एक घिरनी का व्यास d1 है, ये बड़ी वाली घिरनी, और छोटी वाली का व्यास d2 है, ठीक है ना। अगर इन दोनों का व्यास बराबर कर दिया जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, वेट नीचे ऊपर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग करेंगे क्या कि बड़े वाले बड़ा है और व्यासों में अंतर रखा गया, इसलिए इसका नाम व्यासांतरी घिरनी रखा गया, यानी डिफरेंशियल पुली रखा गया, दोनों में डिफरेंट करके लोड को उठाएगा। अब कैसे? तो बड़े वाले का डायमीटर d1 और छोटे वाले का डायमीटर d2 है, तो पहले प्रयास P जो चलेगा दूरी वो कितना चलेगा? अगर हम इसको एक चक्कर पूरा घुमा दें, मानो एक चक्कर इस घिरनी को पूरा घुमा दें तो क्या होगा? प्रयास P कितना चलेगा? तो कहेंगे बड़े वाले का डाया यदि d1 है तो पाई d1 के बराबर, एक राउंड में 2 पाई r या पाई d होता है, तो एक राउंड पूरा घुमाए तो बड़ी वाली घिरनी पाई d के बराबर रस्सी रिलीज कर देगी, पाई d के बराबर, क्योंकि ये मूवेबल नहीं है, फिक्स है। मूवेबल में होता है कि जितना रस्सी रिलीज होता है उसका आधा ही वो उठता है, लेकिन फिक्स वाले में एक राउंड पूरा लगाएगा तो पाई d1 रस्सी रिलीज होगी। तो यानी ये पाई d1 यहां से ऊपर खींचा, अब मूवेबल है। अगर ये नहीं होता, सिर्फ हम इसको पाई d1 के बराबर खींचे होते तो ये पाई d1/2 ऊपर उड़ गया होता लोड। लेकिन होगा क्या कि जब हम इसको खींचेंगे इधर से तो पाई d1 के बराबर रस्सी यहां हम आगे खींचेंगे, अब पाई d2 इस पर लपेटा जाएगा वापस जाके, यानी वास्तव में पाई d1 हमने खींचा, अब पाई d2 लपेटा गया, तो इफेक्टिवली प्रयास कितना नीचे आया? तो भाई जाहिर से बात है प्रयास जो आया वो पाई d2 नहीं समझे बात को? पढ़िए इसको क्या लिखा। चित्र में एक वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली दिखाया गया है, इसमें 2 ब्लॉक होते हैं, 2 ब्लॉक हैं, एक ऊपर एक नीचे। लिखना भी एग्जाम में बेटा कैसे आएगा? ये सब कोई भी एक मशीन का नाम दे देगा, बोलेगा इस मशीन को समझाइए, इसकी कार्य प्रणाली समझाइए, इसका वेलोसिटी रेशियो और इसका मैकेनिकल एडवांटेज बताइए, यही पूछता है एग्जाम में। कई बार बिना नाम के भी दे देता है कि आप अपने मन से कोई भी एक मशीन समझा दीजिए, और कई बार नाम दे करके बोलता है कि आपको यही मशीन समझानी है। तो आपको सारे मशीन पढ़ना पड़ेगा और तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऊपरी ब्लॉक फिक्स्ड ब्लॉक तथा निचला ब्लॉक मूवेबल ब्लॉक होता है। ऊपरी ब्लॉक में 2 पुली लगी होती हैं, जो बोला हूं वो चीज देखिए लिखा है, आपको लिखना आना चाहिए एग्जाम में। खाली सुन लोगे समझ लोगे और लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तब भी गड़बड़। दोनों पुली के व्यास में अंतर होता है। निचले ब्लॉक पर एक पुली लगी होती है जिस पर भार डब्ल्यू लटकता है, और ये सारी चीजें नीचे इंग्लिश में लिखी गई हैं, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ ले। कह रहा है कि इसमें एक एंडलेस सिरा रहित रस्सी का इस्तेमाल होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। सिरा नहीं, उस रस्सी में कोई एंडिंग नहीं है, वो उसी पर है पूरा दर्शाएगा। पुली एक को एक चक्कर घुमाने पर रस्से द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? पाई d1। मैंने कहा कि अगर पुली बड़ी वाली है उसको एक चक्कर घुमाए तो रास्ता कितना दूरी चलेगा? पाई d1। अतः प्रयास P द्वारा चली गई दूरी पाई d1 होगी, यानी प्रयास P पाई d1 चलेगा, सही है। लेकिन प्रयास को अगर हम पाई d1 के बराबर खींच भी दें तो क्या भार भी पाई d1 के अनुसार ऊपर उठेगा? क्योंकि भार को
कुछ ना कुछ नीचे चले जाना पड़ेगा। क्यों? पाई d2 के बराबर। अब देखिए क्या यहां लिखा है, पुली 1 व पुली 2 एक ही एक्सल पर लगे होने के कारण, एक ही एक्सल पे दोनों थे, बड़े वाले छोटे, पुली 2 पर रस्सा पाई d2 दूरी नीचे आ जाएगा, यानी लोअर ब्लॉक पर लगे पुली पर रस्से द्वारा चली गई दूरी जो होगी, यानी नीचे ब्लॉक पर, जैसे इस हम प्रयास P को खींचे यहां से यहां तक एक राउंड लगा के, कितना? पाई d1 हमने खींच लिया, ये प्रयास हमने किया। लेकिन हमारे इस प्रयास के बाद अब देखते हैं भार कितना चलता है। तो भार पहले उठने जा रहा था, लेकिन हमारे खींचते ही ये रस्सा इसको थोड़ा नीचे कर देगा, तो पाई d1 हमने खींचा, लेकिन ये पाई d2 इसके व्यास के अकॉर्डिंग रस्सी वापस लपटा के नीचे ले गई, तो पाई d2 का लॉस हुआ। तो पाई d1 माइनस पाई d2, रस्सी नीचे गई, मतलब रस्सी वास्तव में यहां तक कितनी पहुंची? नीचे। तो पाई d1 जो हमने खींचा, अब पाई d2 इसने वापस छोड़ दिया, यानी पाई d1 खींचे वेट को, पाई d2 नीचे चला गया, तो वास्तव में हम रस्सी कितना खींचे? तो खींचे तो भाई पाई d1 है, लेकिन हमको मिला कितना? पाई d1 माइनस पाई d2। अब वो जितना हम रस्सी को खींचते हैं इफेक्टिवली, उसका आधा ही मूवेबल ब्लॉक घूमता है, क्योंकि दोनों तरफ से आधी आधी रस्सी छोड़ेगा, यानी पाई d1 माइनस पाई d2 जो रस्सी छोड़ा, मतलब इफेक्टिवली मिला है, मूवेबल ब्लॉक हमेशा उसका आधा ही ऊपर उठता है। क्योंकि अगर ये रस्सी मान लो हम कहें कितना ऊपर गया ये पूरा, तो कहेंगे सर ये पूरा जो ब्लॉक है ना वो कितना ऊपर गया है, मान लीजिए x चला है, तो रस्सी 2x रिलीज हुई, यानी रस्सी यदि 2x रिलीज हो रही है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो x भार ऊपर उठ रहा है। दोनों बात उल्टा है, माने अगर x भार ऊपर उठा तो रस्सी 2x रिलीज होगी। ये भी कह सकते हैं कि यदि रस्सी 2x छूट रही है तो भार 2x बाई 2 यानी x रिलीज होगा। तो यानी रस्सी जितना इसको मिलेगी उसका आधा ही ये ऊपर उठता है। रस्सी यदि 2x ऊपर छूट रही है तो ये x ऊपर उठेगा। तो मैंने यही समझाया आपको यहाँ पे कि लोअर ब्लॉक पर लगे पुली पर, नीचे वाले पुली पर रस्से द्वारा चली गई दूरी, यानी रस्से कितना चलेगा? तो पाई d1 माइनस d2। क्यों? पाई d1 माइनस पाई d2, दोनों में से पाई कॉमन करके पाई d1 माइनस d2। क्यों? क्या किया गया? मैंने बताया आपको कि d1 उसको हम खींचे, लेकिन d2 वापस से नीचे चला गया, तो जो नीचे रस्सी छूटी, वास्तव में रस्सी का जो लॉस हुआ नीचे वाले ब्लॉक पे, इस नीचे वाले ब्लॉक पे, वो पाई d1 माइनस पाई d2 हुआ। अब उसका आधा मूव करना है, यानी अब कह रहा है कि अतः मूवेबल पुली द्वारा ऊपर की ओर चली गई दूरी, तो पाई d1 माइनस पाई d2 अपॉन 2 इतना वो भार मूव करेगा। तो आप प्रयास P हम लगाए थे पाई d1, मतलब इतना हम खींचे रस्सी, इफेक्टिवली भार कितना नीचे से मूव किया? तो पाई d1 माइनस पाई d2 बाई 2। तो भार प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटा भार द्वारा चली गई दूरी, यही तो होगा वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो पाई d1 जो कि प्रयास चला, अब पाई d1 माइनस d2 बाई 2 जो कि क्या? भार चला। अब इसीलिए वेलोसिटी रेशियो आया, देखिए यहाँ पे ये 2 को पाई से पाई कैंसिल हुआ, अब बचा 2d1 अपॉन d1 माइनस d2, या इसी को कह सकते हैं Vr बराबर 2r1। d की जगह पर हर d में अगर d1 बाई 2 कर दें, d1 बाई 2, d2 बाई 2 कर दें, तो सारा 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा यहाँ पे r, यानी d1 बाई 2 का मतलब r होता है, सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे। तो समझ गए कि नहीं बात को? यानी कि इस Vr के फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या फिर r के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, उनके रेडियस के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो Vr का फॉर्मूला 2d1 बाई d1 माइनस d2 होगा, या मैकेनिकल एडवांटेज, अगर एफिशिएंसी 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी यही होगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? बताइए, क्लियर है? अब देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर Vr होता है, कब होता है? जबकि एफिशिएंसी क्या हो? आइडियल हो, यानी ईटा बराबर क्या हो? 100% हो, तभी ऐसा होगा कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपस में बराबर होंगे। मैकेनिकल एडवांटेज 2d1 अपॉन d1 माइनस d2 या 2r1 अपॉन r1 माइनस r2। ये किसके लिए है? व्यासांतरी पहिए के लिए या डिफरेंशियल पुली के लिए ये फार्मूला है।
इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन गलती से वैसे आया नहीं, केवल आता यही है कि मशीन के बारे में बताना रहता है, ये फार्मूला तक आना पड़ता है। फार्मूला बहुत सिंपल है यार, बहुत सोचोगे तो आराम से पता चल जाएगा। अगर समझने में दिक्कत आए तो डायग्राम को देख करके इमेजिन करना कोशिश करो। एक राउंड लगाया, पाई d1 खींच दिए हम, लेकिन नीचे से रस्सी भले पाई d1 ऊपर, कहेंगे कितना उठा, पाई d1, नहीं छूट भी गया पाई d2। पाई d1 तो हम खींचे जोर लगा के, हमारा तो प्रयास पाई d1 था, लेकिन कुछ प्रयास के बाद कुछ नीचे चला गया पाई d2 के बराबर, तो वास्तव में ये रस्सी कितना ऊपर खींचा गया, तो पाई, हम खींचे पाई d1, लेकिन हमारे तरफ से इफेक्टिवली प्रभावी रूप से पाई d1 माइनस पाई d2 खींचा गया, और उसी के आधा यानी पाई d1 माइनस पाई d2 डिवाइडेड बाई 2, वही उसका क्या होता है, वेट, मतलब वेट का मूवमेंट होता है। तो यहीं से आया। अब दूसरा एक और मशीन देख लेते हैं, व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल में देखिए पहिया तथा धुरा एक और मशीन है। इसमें क्या कहानी है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पहिया लगा है और एक इसके साथ में एक्सल है। एक्सल पर भार, एक्सल मतलब होता है धुरा, धुरे पर भार लटका है और हम पहिए पर रस्सी लपेट के प्रयास पी लगा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि अगर इसको घुमाया जाए तो ये पूरा सिस्टम ये इसके साथ जुड़ा हुआ है सॉलिडली, ये घूमेगा तो ये रस्सी लपेटा करके, जब ये इस पर रस्सी खोलेंगे तो इस पर रस्सी लपेटा करके ऊपर बंध जाती है यानी चढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? अर्थात सिंपल सी बात है कि इस पर खींचने पर इस पर भार ऊपर उठेगा। तो तरीका है, अगर हम इसका डायमीटर मान लेते हैं कि d है और इसका छोटे वाले का डायमीटर स्मॉल d है, तो बहुत आसान है। प्रयास के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी एक चक्कर पूरा लगाने पे, तो कहेंगे कि पाई d, प्रयास p को एक चक्कर लगाया जाए तो पाई d के बराबर आएगा। इसको अगर जब इसको एक चक्कर लगाएंगे तो ये भी एक चक्कर लगाएगा, तो उस केस में ये कितना भार कितना ऊपर उठेगा, तो ये सीधा पुली से नहीं कनेक्टेड है, सीधा ऊपर उठ जाएगा। यानी रस्सी कितनी लपेटाएगी, दोनों एक चक्कर में दोनों एक ही साथ घूमेंगे, यानी ये एक चक्कर तो ये भी एक चक्कर, हालांकि इसका चक्कर बड़ा है पाई डी के बराबर, तो लगाया गया प्रयास जो होगा वो पाई डी, और उठा भार में जो पर उठा भार वो भी उठेगा कितना, रस्सी की लंबाई के बराबर, वो होगा पाई, लेकिन स्मॉल डी, तो यहीं से पाई पाई कैंसिल, तो डी बाई डी इसका वेलोसिटी रेशियो होता है। सिंपल है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी सब कुछ वही समझा करके जो बताया हूं, तो वेलोसिटी रेशियो इसका देखिए डी बाई डी आया है या आर बाई आर आया है। समझने में आसान है, आपको थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वही डी बाई डी है, एक चक्कर लगाएंगे एक चक्कर वो भी उठेगा, तो डी बाई डी कहिए या डिवाइडेड बाई टू दोनों तरफ डिवाइड करके आर बाई आर कह दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो ये क्या था, ये आपका पहिया और धुरा यानी व्हील एंड एक्सल। कहेंगे साहब तो क्या फायदा हुआ, इसी को घुमा दी होती, इसको घुमाना आसान होता है क्योंकि इस पे हमको कपल ज्यादा जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि आर्म बड़ी होती है, तो इसको रोटेट करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन इसके लिए आसान है। जैसे आप स्क्रू ड्राइवर से खोलते हैं, तो आप कोई चीज खोलना होता है तो अगर चौड़ा हत्था रहता है तो आसानी से खुलता है, समझ रहा ना। अगर पतला हत्था लेके ऐसे घुमाएंगे तो आसानी से नहीं खुलेगा। आई होप समझ में आ रही होंगी आपको चीजें। तो अगली मशीन कौन सी, तो कहेंगे व्यासांतरी पहिया एंड धुरा। इसमें तो था कि पहिया एंड धुरा है, एक एक्सल एक व्हील है। अब व्यासांतरी में क्या होगा, इसमें डायमीटर में डिफरेंस फिर किया जाएगा। ये आपका नहीं, ये बर्म था रेडी, एक मिनट गड़बड़ है क्या, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, इसका फोटो नहीं है क्या हम लोगों के पास, हाँ कहीं दिख रहा है फोटो, इसमें दो होते हैं बस इतना जान लीजिएगा। रुकिए फोटो मैं लगा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए लग गई फोटो भाई, डिफरेंशियल पहिया और धुरा की। सिंपल है, फोटो देखेंगे कहानी क्लियर हो जाएगी। यहाँ W जो आपका वेट है वो यहाँ लगा हुआ है, सब कुछ वही है, बस एक्सल में देखिए एक एक्सल इसकी अलग है और इधर एक एक्सल अलग। इसमें अंतर क्या है, ये भार दो अलग अलग एक्सल पे जुड़ा हुआ है। पहले क्या था, एक ही एक्सल था, मतलब सेम डाया का एक ही एक्सल था। अब की क्या है, ये एक्सल अलग है और ये अलग है पूरा, ठीक है। अब देखिए जब यहां पर भार P लगा करके इसको खींचा जाएगा नीचे, इस भार P पर यहां पे इसको जब लगा के नीचे खींचा जाएगा, तो अब यहां पर देखिए क्या होता है, जब इस पर लपेटा गया इस तरीके से, यहां पे अगर आप इसको एक चक्कर घुमाएंगे और इसका डाया मान लेते हैं D है, यहां पे इसका डाया D हो गया,
या इसमें जो माना गया वही मानिए, अपने से न मानिए, क्योंकि फिर हाँ डाई ऑफ व्हील डी हो गया, और जो एक एक्सल बी है वो D1 और एक्सल सी जो है वो D2। देखिए एक्सल बी यहां धुरा बी है, इसका डाया D1 है, और इसका जो धुरा ये वाला पतला वाला एक्सल है उसका डाया D2 है। तो जाहिर सी बात है जब इसको एक चक्कर घुमाएंगे तो प्रयास P कितना दूरी चलेगा, तो कहेंगे सर पाई डी, एक पूरा परिधि के बराबर, परिधि यही ना होता है, तो पाई डी के बराबर दूरी चलेगा। उस समय ये देखिए भार इस पर, इस पुली पर जाके यहां पे, अब इसको जब ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से तो ये लपेटेगा, यानी इसको खींचने के लिए लपेटेगा। तो कितना लपेटेगा, ये वाला धुरा, क्योंकि जब हम इसको एक चक्कर घुमाए तो हमने प्रयास लगाया और प्रयास पाई डी हुआ, उस दौरान भार कितना उठेगा, तो भाई ये लपेटा इसको, मतलब ऊपर की तरफ लपेटा कितना, पाई D1, क्योंकि घूमेंगे सब साथ ही, ये पाई D1 लपेट दिया। लेकिन एक अजीब बात है, जब ये लपेट रहा होगा तो उधर खुल रहा होगा, देखिए ये वाला, ये ऐसे चढ़ाएगा, रस्सी चढ़ेगी इस पर तो उधर रस्सी खुलेगी, तो उधर जब ये एक चक्कर घूम करके इतना इसको चढ़ाता है, यानी इतना इसको ऊपर खींचता है, तो उधर से रस्सी कितना नीचे आ जाती है, पाई D2। यानी रस्सी वास्तव में कितना ऊपर उठी, तो कहेंगे पाई D1 माइनस पाई D2 के बराबर रस्सी ऊपर उठ रही है। तो भार कितना उठेगा, तो रस्सी का आधा, यानी यहीं से फिर फॉर्मूला हो जाता है पाई D1 माइनस D2 डिवाइडेड बाई 2। ये भार उठ रहा है ऊपर। अब प्रयास इतना लगाए हैं और भार उतना उठ रहा है, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला जो आएगा वो सिंपल, देखिए मैं जल्दी में इसलिए ऐसे कर रहा हूं ताकि आप पढ़ के कंफ्यूज ना हो जो पीछे लिखा है। तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटा आयास द्वारा चली गई दूरी, तो यहां से ये पाई से पाई कैंसिल, 2D अपॉन D1 माइनस D2। यही फॉर्मूला है वेलोसिटी रेशियो का, यही मैकेनिकल एडवांटेज का होगा यदि आइडियल मशीन है तो, और नहीं तो आप VR देखिए नहीं बदलता है, एफिशिएंसी से VR का कोई लेना देना नहीं है। VR जितना होता है कि जितना ये प्रयास चला कितना भार चला, लेकिन प्रयास से कितना भार उठाया गया वो मैकेनिकल एडवांटेज पर निर्भर करता है। इसलिए एफिशिएंसी बदलने से हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज बदलता है, ना कि ये सब। क्लियर है कि नहीं सभी को बात? यानी कि इसका फॉर्मूला आया 2D अपॉन D1 माइनस D2। अब चूंकि देखिए इतना पढ़ेंगे अच्छे से, एक बार देखिएगा, फिर उसके बाद इतना लिखेंगे, ये है, ये सब ये है, लास्ट में देखिए आंसर क्या आएगा, 2D अपॉन D1 माइनस D2। हम लोग वही निकाले हैं 2D अपॉन D1 माइनस D2। आसान भाषा में सीधा प्रयास एक चक्कर लगाया तो पाई डी, और उसी एक जब ये एक चक्कर लगाएगा तो ये भी एक चक्कर लगाएगा, रस्सी को ऊपर खींचेगा पाई D1, लेकिन उधर से रस्सी खुल जाएगी पाई D2। तो वास्तव में कितनी खींची, पाई D1 माइनस पाई D2, और भार कितना उठा, तो जितना खींचा रस्सी उसका आधा, यानी पाई D1 माइनस पाई D2 बटा 2। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ गई? तो अब इतना व्यासांतरी तक का हो गया यहाँ पे क्लियर पूरा, और इसी तरह मैकेनिकल एडवांटेज का भी वही फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक है वर्म तथा वर्म पहिया, ये अगला टॉपिक है। ये इसमें देखिए वर्म तथा वर्म पहिया, एक मिनट, अच्छा ये इसी का है फोटो, 2 फोटो लग गई, उसका अगर नहीं लगा था इसका 2 लग गया, तो कोई बात नहीं। तो आप यहां से इसको देख लीजिएगा कि वर्म एंड वर्म व्हील जो होता है उसका क्या कहानी है, इसको अलग से हम लोग अगले टॉपिक से, मतलब अगली क्लास से कर लेंगे। तो ये वर्म और वर्म पहिया ये करा देते हैं इसको, वर्म और वर्म पहिया में कुछ होता नहीं है, इसमें दांते वाला केस होता है। चलिए इसको समझा देंगे। बस ये है कि इसमें ये हैंडल लगा रहता है, ये हैंडल ऐसे गोल गोल सिलाई मशीन की तरह, पहले सिलाई मशीन हाथ से चलती थी, कुछ पैर वाली भी होती है, तो ये सिलाई मशीन के हैंडल की तरह, जब इसको घुमाएंगे तो ये दांता इसके ऊपर चढ़ता उतरता है, उससे ये गियर लगी रहती है यहाँ पे, ऐसे घूमती, वर्म पहिया बोलते हैं इसको, ये घूमता है और भार को ऊपर उठाता है। तो देख ही लेते हैं क्या इसकी कहानी। अच्छा एक बात बताइए, ये हैंडल जो लगी है इसकी लंबाई R है, तो जब इसको एक चक्कर घुमाएंगे हैंडल को, तो आप बता सकते हैं कि आप कितना प्रयास किए। तो प्रयास P इस केस में एक चक्कर घुमाने पर परिधि के बराबर, यानी पाई R के बराबर प्रयास आप घुमा देंगे। घुमाएंगे कि नहीं, यानी प्रयास जो घुमाएंगे आप वो कितना घुमाएंगे, 2 पाई R, यानी एक मिनट, हैंडल देखिए R बराबर हैंडल की लंबाई, हैंडल को एक चक्कर घुमाने पर प्रयास P द्वारा चली गई दूरी, देखिए यहाँ कैपिटल R माना है, यहाँ स्मॉल r लिख दिया है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 पाई कैपिटल R, ठीक है ना। ये किसके द्वारा चली गई दूरी है, हैंडल की लंबाई जितनी रहेगी। असल में हैंडल की लंबाई ही त्रिज्या का काम करे। अगर ये राउंड लेता है,
इस पर हम रख के हैंडल पर देखिए इस तरीके से ऐसे घुमाते हैं, तो जितना इसका ये त्रिज्या का काम कर रहा है, देखिए ये यहां से यहां तक त्रिज्या का काम कर रहा है, क्योंकि हैंडल ऐसे जाएगी ऐसे घूमेगी पूरा, ऐसे नीचे जाएगी फिर ऊपर, तो ये त्रिज्या का काम कर रहा है। तो एक राउंड लगाते हैं तो हम लोग 2 पाई आर, क्योंकि डाया होता तो पाई आर होता, लेकिन त्रिज्या है तो 2 पाई आर के बराबर हम इस पर प्रयास लगा। जब हम एक बार प्रयास लगा रहे हैं तो ये भी पूरा एक बार घूमेगा, एक पूरा ये कंप्लीट होगा, और जब ये एक बार घूमता है तो उससे ये एक दांता आगे बढ़ता है, और जब ये एक दांता आगे बढ़ता है तो भार थोड़ा सा एक दांते के बराबर ऊपर उठ जाएगा। यानी हम एक चक्कर को मान करके निकालेंगे कि हमने प्रयास एक चक्कर किया तो नीचे भार एक दांता इसका जितना होगा उतना ही ऊपर उठेगा। अब इसका एक दांता कितना निकलेगा तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। दांते को देखिए, एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं, उसी पिच के बराबर ये ऊपर उठेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे कहानी, इसका पिच देखिए, इसको बोलते हैं वर्म, वर्म, और इसको बोलते हैं व्हील। तो वर्म को घुमाते हैं तो व्हील घूमती है और भार ऊपर उठता है, इसीलिए इसका नाम है वर्म एंड वर्म व्हील, या इसी को स्क्रू एंड वर्म व्हील बोलते हैं, क्योंकि वो स्क्रू जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है चित्र में एक वर्म तथा वर्म व्हील दिखाया गया है। वर्म पर एक हैंडल लगी है जिस पर प्रयास पी लगाकर वर्म को घुमाया जाता है। वर्म व्हील को एक ड्रम लगा रहता है जिस पर लिपटी रस्सी बाहर डब्ल्यू लटकी रहती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे माना कि टी बराबर वर्म व्हील पर दांतों की संख्या, वर्म व्हील मतलब ये वर्म व्हील है, इस पर दांतों की संख्या टी है। तो आप बताइए अगर दांतों की संख्या टी है तो कुल देखिएगा यहाँ पे आर बराबर ड्रम की त्रिज्या, आर मतलब ड्रम की त्रिज्या, अच्छा वो छोटा आर उसको माना था, आर जो है यहाँ पे वो ये ड्रम है जिस पर भार लटका है उसकी त्रिज्या। तो जब पूरे ड्रम की त्रिज्या, अभी देखते जाइए पूरा पता चल जाएगा। आर ड्रम की त्रिज्या है, डब्ल्यू लटकाया गया भार है, आर हैंडल की लंबाई, हैंडल को एक चक्कर घुमाने पर प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी 2 पाई आर होगी। द डिस्टेंस, यहां पर फिर से वही आर, वही हैंडल के साथ वर्म भी एक चक्कर घूमता है, यानी हैंडल को जब हम घुमाएंगे तो ये वर्म जो है वो भी एक चक्कर घूमेगा। एक चक्कर में वर्म की चूड़ी पहिए के एक दांते को हटाएगी, यानी एक चक्कर में जो वर्म का चूड़ी बना हुआ है, वर्म का ये थ्रेड होता है, पहिए के एक दांते को आगे हटाएगी। मतलब जैसे ऐसे घूमेगा ना तो ये इसी पर रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है, पूरा कटा होता है, ये पूरा नहीं दिखाया, पूरा कटा होता है। तो एक चक्कर आगे बढ़ेगी। तो एक बात बताइए, अतः वर्म के एक चक्कर में वर्म पहिए के कितने चक्कर होंगे? अगर वर्म पूरा एक चक्कर घूम जाता है तो ये कितना चक्कर घूमेगा? तो कहेंगे कि ये जितना कितना घूमेगा, तो अगर इस पर दांते टी हैं, टी मतलब मान लीजिए 500 दांते हैं, टी का वैल्यू 500 400 कुछ भी होगा, 100 हो सकता है। तो अगर मान लो इस पर 100 दांते हैं तो जब ये एक चक्कर घूमेगा तो ये 1/100 चक्कर घूमेगा नहीं, क्योंकि भाई 500 दांते हैं। अगर ये पूरा एक चक्कर ये घूम जाता तो 500 दांते क्रॉस हो जाते, यानी 500 दांत बराबर एक चक्कर, तो एक चक्कर 500 दांत बराबर एक चक्कर, तो फिर एक दांत बराबर 500 दांत में एक चक्कर लगा रहा है तो एक दांत में कितना चक्कर? तो 1/500 चक्कर, 1/500 चक्कर ये लगा रहा है। एक बार हैंडल को घुमाने पे 1/500 या 1/500 की जगह हमने माना दांतों की संख्या टी, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं यहां पे क्या कि 1/T चक्कर लगाएगा कौन? आपका पहिया। कब? जब हैंडल को प्रयास P 2 पाई R होगा तो उस समय 1/T चक्कर लगाएगा। अब देखिएगा यहां, क्योंकि वर्म के साथ ड्रम भी घूम रहा है, अतः 1/T चक्कर में ड्रम पर लपेटी गई रस्सी, ड्रम पर जो लपेटी गई रस्सी है वो कितना घूमेगी? मतलब एक चक्कर अगर घुमाए तो भाई एक बात बताओ, यहां पे जब ये पूरा घूम रहा होगा तो इसको हमने एक बार घुमाया, एक दांता आगे बढ़ेगा, एक दांता आगे बढ़ने में इसने कितना चक्कर लगाया? तो कहेंगे सर 1/T चक्कर लगाया है। मैं कहूंगा कि एक चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा? अगर हम कहें कि एक चक्कर इसको घुमाएं तो ये रस्सी कितना ऊपर उठेगी? तो कहेंगे कि सर रस्सी इस पर लपेटी गई है, इसकी त्रिज्या सर यहाँ R दिया हुआ है, स्मॉल r। तो कहेंगे सर अगर एक चक्कर लगाया होता तो ये पूरी रस्सी 2 पाई R के बराबर घूम गई होती एक चक्कर में। हम कहेंगे सर 2 चक्कर में तो 2 गुणा 2 पाई R घूमी होती।
सर 3 चक्कर यदि लगवा दे तो 3 गुणा 2 पाई आर ये रस्सी घूमी होती। तो मैं कहूंगा सर हम कितने चक्कर लगाए हैं, जब इसको एक हैंडल माने तो कितना चक्कर, तो 1/t चक्कर मारे हैं, तो 1/t चक्कर में ये रस्सी कितना ऊपर उठेगी, तो 1/t इंटू 2 पाई आर। यानी कि जब हम इसका एक हैंडल मार रहे हैं 2 पाई आर के बराबर, उस समय एक दांता जो चक्कर मारा वो 1/t हुआ, और उस 1/t चक्कर में इतनी दूरी तय की गई भार के द्वारा, जबकि इसका रेडियस r है। आराम से सोचो, सुन सुन के दोबारा सोचो। हैंडल को मारे एक बार तो इसने 1/t चक्कर लगाया, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी ये तय करता है, तो 1/t चक्कर में 1/t इंटू 2 पाई आर दूरी तय करेगा। तो किया 1/t इंटू 2 पाई आर। वही यहां पे लिखा है कि 1/2 इंटू 2 पाई आर यही दूरी तय करेगा कौन, भार W के उठने की दूरी है। अब प्रयास द्वारा चली गई दूरी है 2 पाई आर, भार द्वारा चली गई जो दूरी है वो 2 पाई आर बाई टी है। यही है 2 पाई आर बाई टी। यानी यहीं से आ जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल होता है, तो ये टी ऊपर चला जाएगा, तो आर टी अपॉन स्मॉल आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। किसका, वर्म एंड वर्म व्हील का। आराम से रुक के सुनोगे, क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो इतनी मशीनें हमने क्लियर कर ली हैं। अब अगला स्क्रू जैक है, फिर आपका दोहरा, आपका देखिएगा एक स्क्रू जैक बचेगा आपका, जिसमें सिंपल भी होता है और दूसरा एक व्यासांतरी यानी डिफरेंशियल भी होता है। इसके अलावा आपका आ जाता है विंच एंड क्रैब। यही 2 मशीनें बची हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सिंपल लगाएंगे। तो एक लेक्चर और मशीन का, बस उतने में खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।